हैरी पॉटर और पारस पत्थर अध्याय 10 हैलोवीन। मेलफॉय को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ जब उसने देखा कि हैरी और रॉन अगले दिन भी हॉगवर्ट्स में ही थे। वे थके हुए थे पर खुश थे। वास्तव में अगली सुबह तक हैरी और रॉन सोच रहे थे कि 3 सिर वाले कुत्ते से मुलाकात एक बहुत अच्छा रोमांचक अभियान था। वे इसी तरह का एक आध और रोमांचक काम करने के लिए उत्सुक थे। इसी बीच हैरी ने रॉन को उस पैकेट के बारे में बताया। वे काफी समय तक सोचते रहे कि आखिर ऐसी कौन सी चीज हो सकती थी जिसे इतनी भारी सुरक्षा की जरूरत है। वो या तो सचमुच कीमती होगी या खतरनाक, रॉन ने कहा। या दोनों ही, हैरी बोला। परंतु वे विश्वास के साथ सिर्फ इतना कह सकते थे कि वो रहस्यमय वस्तु लगभग 2 इंच लंबी थी और जब तक उन्हें कोई सुराग न मिले तब तक वे इससे ज्यादा अंदाजा लगाने की स्थिति में नहीं थे। न तो नेविल और न ही हरमाइनी ने इस बात में रुचि दिखाई कि कुत्ते और चोर दरवाजे के नीचे क्या हो सकता था। नेविल तो सिर्फ इतना जानता था कि वो दोबारा उस कुत्ते के पास कभी नहीं जाएगा। हरमाइनी ने अब हैरी और रॉन से बोलचाल बंद कर दी, परंतु चूंकि वो सब कुछ जानती हूँ किस्म की थी, इसलिए उन्हें इसमें अपना फायदा नजर आया। वे सिर्फ इतना चाहते थे कि मेलफॉय से अपना बदला ले सकें, और उन्हें तब खुशी हुई जब 1 सप्ताह बाद एक ऐसी चीज डाक से आ गई। जब उल्लू हमेशा की तरह बड़े हॉल में घुसे तो उन सबका ध्यान एक लंबे और पतले पैकेट पर था जिसे 6 बड़े घुघू उठा के ला रहे थे। हर एक की तरह हैरी की रुचि ये देखने में थी कि इस बड़े पैकेट में क्या है। उसे बहुत आश्चर्य हुआ जब घुघू नीचे आया और उन्होंने पैकेट को उसी के सामने पटक दिया। पैकेट के गिरने से उसका नाश्ता फर्श पर गिर गया। घुघू अभी उड़कर रास्ते से हटे नहीं थे कि तभी वहां उल्लू आया। उसने पैकेट पर चिट्ठी चिपका दी। ये अच्छा रहा कि हैरी ने चिट्ठी को पहले खोला, क्योंकि उसमें लिखा था, पैकेट को टेबल पर मत खोलना, इसमें तुम्हारी नई निम्बस 2000 है। परंतु मैं नहीं चाहती कि सबको ये पता चले कि तुम्हें जादुई झाड़ू मिल गई है, वरना उन सब की इच्छा होने लगेगी। ओलिवर वुड तुम्हें आज रात को 7 बजे क्विडिच पिच पर मिलेगा, जहां तुम पहली बार इस खेल को सीखोगे। प्रोफेसर एम मैगोनिकल। हैरी ने जब यह चिट्ठी रॉन को पढ़ने को दी तो उसकी खुशी छुपाए नहीं छुप रही थी। निम्बस 2000? मैंने तो आज तक उसे छुआ भी नहीं है, रॉन ने कहा। वे जल्द ही हॉल से चले आए, क्योंकि अपनी क्लास से पहले वे जादुई झाड़ू को खोलकर देखना चाहते थे। अभी वे प्रवेश हॉल से आधी दूर पर ही आए थे कि तभी उन्होंने देखा कि ऊपर जाने वाली सीढ़ियों पर क्रैब और गोयल रास्ता रोके खड़े हैं। मेलफॉय ने हैरी से पैकेट छीन लिया और उंगलियों से टटोला। ये तो जादुई झाड़ू है, उसने कहा और हैरी की तरफ फेंकते हुए ऐसा चेहरा बनाया जिस पर ईर्ष्या और नफरत के मिले जुले भाव थे। इस बार तो तुमने हद पार कर दी है पॉटर। फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों को जादुई झाड़ू रखना मना है। ये कोई पुरानी जादुई झाड़ू नहीं है, ये तो निम्बस 2000 है। तुमने क्या कहा था? तुम्हारे घर पर कौन सी जादुई झाड़ू है? कॉमेट 260? रॉन ने हैरी की तरफ दांत निकालते हुए कहा। कॉमेट में तड़क भड़क तो होती है, पर वो निम्बस जितनी अच्छी नहीं। इस बारे में तुम क्या जानो वीजली? तुम तो इसका आधा हैंडल भी नहीं खरीद सकते। मुझे लगता है तुम्हें और तुम्हारे भाइयों को तो पाई पाई जोड़कर इसकी एक एक डंडी खरीदनी पड़ेगी। इससे पहले कि रॉन जवाब देता, प्रोफेसर फ्लिटविक मेलफॉय की कोहनी के पास खड़े थे। झगड़ तो नहीं रहे हो बच्चों? उन्होंने पूछा। पॉटर को किसी ने जादुई झाड़ू भेजी है प्रोफेसर, मेलफॉय ने कहा। हाँ सही है। प्रोफेसर फ्लिटविक ने हैरी की तरफ मुस्कुराते हुए देखा। प्रोफेसर मैगोनिकल ने मुझे विशेष परिस्थितियों के बारे में बताया था पॉटर। कौन सा मॉडल है? निम्बस 2000 सर, हैरी ने कहा। मेलफॉय के चेहरे पर दहशत के भाव देखकर हैरी से अपनी हंसी नहीं रोकी गई। और सच कहा जाए तो मुझे मेलफॉय को धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि उसी की वजह से ये मुझे मिली है। हैरी और रॉन ऊपर की मंजिल की तरफ चल पड़े। मेलफॉय के गुस्से और उलझन को देखकर वे अपनी हंसी दबाने की कोशिश कर रहे थे। जब वे संगमरमर की सीढ़ियों के ऊपर चढ़े तो हैरी ने हंसते हुए कहा, और क्या, सच ही तो है। अगर उसने नेविल का भूल न जाना नहीं चुराया होता तो मैं टीम में नहीं होता। तो तुम्हें लगता है ये नियम तोड़ने का इनाम है? उसके ठीक पीछे से गुस्से भरी आवाज आई। हरमाइनी सीढ़ियों पर पैर पटकते हुए आ रही थी और हैरी के हाथ में रखे पैकेट को चिढ़कर देख रही थी। मैं तो समझ रहा था कि आप हमसे बात नहीं कर रही हैं, हैरी ने कहा। और हाँ,
अब ऐसा करना बंद मत कीजिए, इससे हमारा बहुत भला होगा, रॉन ने कहा। हरमाइनी हवा में अपनी नाक तान कर पैर पटकती हुई चली गई। हैरी का मन क्लास में नहीं लगा। उसका मन कमरे में भटक रहा था जहां उसकी झाड़ू बिस्तर के नीचे थी। उसका मन क्विडिच की पिच पर भटक रहा था, आज वो जहां क्विडिच सीखने जाने वाला था। उसने शाम को फटाफट डिनर खाया और उसे यह भी पता नहीं था कि वो क्या खा रहा था। रॉन के साथ तेजी से दौड़कर ऊपर की मंजिल पर गया और आखिरकार अपनी निम्बस 2000 खोल कर देखी। जादुई झाड़ू हैरी के बिस्तर पर खुलकर जब बाहर आया तो रॉन के मुंह से निकला, वाह। हैरी जादुई झाड़ुओं के बारे में ज़्यादा नहीं जानता था, परंतु उसे भी ये बेहतरीन लगी। पतली और चिकनी जादुई झाड़ू पर महोगनी का हैंडल था, साफ और सीधी टहनियों की लंबी पूंछ थी और ऊपर की तरफ सुनहरे शब्दों में लिखा था, निम्बस 2000। जब 7 बजे का समय पास आया तो हैरी महल से निकला और धुंधलके में क्विडिच पिच की तरफ चला गया। वो इससे पहले कभी स्टेडियम नहीं आया था। पिच के चारों तरफ सैकड़ों सीटें स्टैंड्स में उठी हुई थी ताकि दर्शक इतनी ऊंचाई पर रहें जहां वे देख सकें कि क्या हो रहा है। पिच के दोनों सिरों पर 3 सुनहरे खंभे थे जिनके कोने में रिंग लगे थे। उन्हें देखकर हैरी को प्लास्टिक की वे छोटी छड़ियाँ याद आ गई जिनसे बुलबुले निकलते थे। फर्क इतना था कि ये खंभे 50 फुट ऊंचे थे। हैरी उड़ने के लिए इतना उतावला था कि उससे वुड का इंतजार नहीं हुआ। वो अपनी जादुई झाड़ू पर चढ़ा और ज़मीन पर पैर मारे। क्या एहसास था। वो गोल पोस्ट के अंदर और बाहर उड़ता रहा और फिर पिच के इधर उधर तेजी से चक्कर मारता रहा। निम्बस 2000 उसके हल्के इशारे पर मुड़ जाती। अरे पॉटर, नीचे उतरो। ओलिवर वुड आ चुका था, उसकी बाह में लकड़ी का बक्सा था। हैरी उसके पास ज़मीन पर उतर गया। बहुत बढ़िया, मैं समझ सकता हूँ मैगोनिकल का क्या मतलब है। तुम में सचमुच पैदाइशी प्रतिभा है पॉटर, वुड ने कहा। उसकी आंखें चमक रही थी। मैं आज सिर्फ तुम्हें नियम सिखाऊंगा। इसके बाद के सप्ताह में 3 दिन टीम के साथ प्रैक्टिस करनी होगी। बक्सा खोला, अंदर 4 अलग अलग आकार की गेंदें थीं। देखो, वुड ने कहा, क्विडिच को समझना आसान है, हालांकि इसे खेलना उतना आसान नहीं है। हर टीम में 7 खिलाड़ी होते हैं, इनमें से 3 धावक हैं। धावक? हैरी ने दोहराया। जब वुड ने फुटबॉल के आकार की एक चमकीली लाल गेंद बाहर निकाली, वुड ने कहा, इस गेंद को तूफान कहते हैं। धावक तूफान एक दूसरे को देते हैं और कोशिश करते हैं कि इसे रिंग में डालकर गोल करें। तूफान के रिंग में जाने पर हर बार 10 पॉइंट मिलते हैं, समझ गए? धावक तूफान को फेंकते हैं और स्कोर करने के लिए इसे रिंग में डालते हैं, हैरी ने दोहराया। तो यह एक तरह से बास्केटबॉल है जो जादुई झाड़ू पर सवार होकर 6 रिंगों के साथ खेला जाता है ना? बास्केटबॉल क्या होता है? वुड ने पूछा। कुछ नहीं, अब दोनों टीमों में एक और खिलाड़ी होता है जिसे रक्षक कहते हैं। मैं गरुड़ द्वार का रक्षक हूँ। मैं अपने रिंग के चारों तरफ उड़ता हूँ और दूसरी टीम को स्कोर करने से रोकता हूँ। 3 धावक, 1 रक्षक, हैरी ने मन में कहा, जो याद करने के इरादे से आया था। और वे तूफान के साथ खेलते हैं, ठीक है? मैं इतना समझ गया। तो ये बाकी गेंदें किस लिए हैं? उसने बक्से में रखी 3 गेंदों की तरफ इशारा किया। अभी बताता हूँ, वुड ने कहा। इसे पकड़ो। उसने हैरी को एक छोटा सा डंडा दिया जो कुछ बेसबॉल के बल्ले की तरह था। अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि पहलवान क्या करते हैं, वुड ने कहा। इन गेंदों को पहलवान कहते हैं। उसने हैरी को एक जैसी 2 गेंदें दिखाईं जो पूरी तरह काली थीं और लाल तूफान से थोड़ी छोटी थी। हैरी ने देखा वे उन रस्सियों से बाहर आने के लिए छटपटा रही थीं जिनकी वजह से वो बक्से में बंद थीं। पीछे हट जाओ, वुड ने हैरी को चेतावनी दी। वो झुका और उसने एक पहलवान की रस्सी खोल दी। काली गेंद हवा में तत्काल ऊपर उड़ी और फिर सीधे हैरी के चेहरे की तरफ झपटी। अपनी नाक टूटने के खतरे से बचने के लिए हैरी ने उसे बल्ले से मारा और गेंद एक बार फिर हवा में सनसनाती हुई चली गई। वो उनके सिर के ऊपर चारों तरफ चक्री की तरह घूमी और फिर वुड की तरफ झपटी, जो बचता हुआ उसके ऊपर कूदा, जमीन पर गिराकर पकड़ लिया। देखा, वुड हाँफ रहा था। जूझ रहे पहलवान को उसने वापस बक्से में बंद किया और सुरक्षित तरीके से बांध दिया। पहलवान चारों तरफ रॉकेट की तरह घूमते हैं और खिलाड़ियों को उनकी झाड़ू से गिराने की कोशिश करते हैं। इसलिए हर टीम में 2 मारक होते हैं। वीजली बंधु हमारे मारक हैं। उनका काम है कि वे पहलवानों से टीम को बचाएं और उन पर प्रहार करके उन्हें दूसरी टीम की तरफ भेजें। मुझे लगता है तुम समझ गए होगे। 3 धावक,
तूफान से स्कोर करने की कोशिश करते हैं, एक रक्षक गोल करता है, 2 मारक पहलवानों को अपनी टीम से दूर रखते हैं, हैरी ने दोहराया। बहुत अच्छे, वुड ने कहा। वैसे क्या पहलवानों ने कभी किसी को जान से मारा है? हैरी ने पूछा। वो कोशिश कर रहा था कि वुड के इस सवाल में उसके डर की छाया न दिखाई दे। हॉगवर्ट्स में तो कभी ऐसा नहीं हुआ, 1-2 के जबड़े टूटे हैं, पर इससे ज्यादा बुरा नहीं हुआ। अब टीम का आखिरी सदस्य है खोजी, यानी तुम, और तुम्हें तूफान या पहलवान के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, जब तक कि वे मेरा सिर ना फोड़ दें। नहीं, चिंता नहीं करो, वीजली बंधु पहलवानों से निपटने के लिए काफी हैं। मेरा मतलब है वो खुद पहलवानों से कम नहीं है। वुड ने बक्से में हाथ डाला और चौथी और आखिरी गेंद को बाहर निकाला। तूफान और पहलवानों की तुलना में ये बहुत छोटी थी। बड़े अखरोट के आकार की ये गेंद चमकदार सुनहरी थी, इसे फड़फड़ाते हुए चांदी के छोटे से पंख लगे थे। वुड ने कहा, ये सुनहरी गेंद है जो सबसे महत्वपूर्ण गेंद है। इसे पकड़ना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि ये इतनी तेज है कि आसानी से दिखाई नहीं देती। सुनहरी गेंद को पकड़ना खोजी का काम है। तुम्हें धावक, मारक, पहलवान और तूफान के बीच से होते हुए इसे पकड़ना है, इससे पहले कि टीम का खोजी इसे पकड़ ले, क्योंकि जो खोजी सुनहरी गेंद को पकड़ता है वो अपनी टीम को 150 पॉइंट दिलाता है, इसलिए उसकी टीम लगभग हमेशा जीत जाती है। इसलिए खोजियों के खिलाफ बहुत ज्यादा फाउल होते हैं। क्विडिच का मैच तभी खत्म होता है जब सुनहरी गेंद पकड़ ली जाए, और यह मैच बरसों तक चल सकता है। मुझे लगता है रिकॉर्ड 3 महीने का है। उस मैच में बार बार रिजर्व खिलाड़ी उतारने पड़े थे ताकि खिलाड़ी कुछ देर सो सके। तो ऐसा होता है क्विडिच? कोई सवाल? हैरी ने अपना सिर हिलाया। वो समझ गया था कि उसे क्या करना है, समस्या बस उसे करने की थी। हम इस वक्त सुनहरी गेंद के साथ प्रैक्टिस नहीं करेंगे। वुड ने गेंद को सावधानी से बक्से में बंद कर दिया। अंधेरा हो गया है, घूम सकती है, इसके बजाय हम इनसे प्रैक्टिस करते हैं। उसने अपनी जेब से गोल्फ की साधारण गेंदों का बैग निकाला। कुछ मिनट बाद वो और हैरी हवा में उड़ रहे थे। वुड जितनी तेजी से गोल्फ बॉल फेंक सकता था, हर दिशा में फेंक रहा था ताकि हैरी उसे पकड़ सके। हैरी ने हर गेंद पकड़ी। वुड बहुत खुश था। आधे घंटे बाद सचमुच रात हो गई और उन्होंने अपना खेल बंद कर दिया। जब वे महल की तरफ लौट रहे थे तो वुड ने खुशी से चहकते हुए कहा, इस साल क्विडिच कप हमारा होगा। इस बात में मुझे कोई हैरानी नहीं होगी अगर तुम चार्ली वीजली से अच्छे खिलाड़ी निकलो। और ये कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि अगर चार्ली ड्रैगन के पीछे नहीं गया होता तो वो इंग्लैंड के लिए खेल सकता था। सप्ताह में 3 दिन हैरी शाम को क्विडिच की प्रैक्टिस करता और होमवर्क तो रोज करना ही पड़ता था। शायद इसीलिए वो इतना व्यस्त था कि उसे एहसास ही नहीं हुआ कि उसे हॉगवर्ट्स में आए 2 महीने बीत चुके हैं। हैरी को यकीन नहीं हो रहा था। ये महल उसे अपना घर लगता था, जबकि प्रिविट ड्राइव में उसे कभी ऐसा नहीं लगा। उसकी क्लासें भी अब पहले से अधिक दिलचस्प हो गई थी, क्योंकि मूलभूत बातें वो सीख चुका था। जब वे लोग हैलोवीन के दिन सुबह उठे तो कद्दू भुनने की जायकेदार गंध गलियारों में तैर रही थी। इससे भी अच्छी बात यह थी कि प्रोफेसर फ्लिटविक ने सम्मोहन की क्लास में ये कहा कि उनके विचार में अब वे चीज़ों को उड़ा सकते थे। ऐसा करने के लिए वे तब से बेताब थे जब फ्लिटविक ने उनके सामने नेविल के मेंढक को पूरी क्लास में उड़ाकर दिखाया था। प्रोफेसर फ्लिटविक ने प्रैक्टिस करने के लिए क्लास में जोड़ियां बना दी। हैरी का पार्टनर सीमस फिनिगन था, जो राहत की बात थी क्योंकि नेविल उसका ध्यान खींचने की कोशिश कर रहा था। बहरहाल रॉन को हरमाइनी ग्रेंजर के साथ काम करना पड़ा। ये बताना मुश्किल था कि इससे रॉन ज़्यादा गुस्सा था या हरमाइनी। जिस दिन से हैरी की जादुई झाड़ू आई थी उस दिन के बाद हरमाइनी ने उन दोनों से बात नहीं की थी। आप लोग जिस तरह कलाई घुमाने का अभ्यास कर रहे हैं उसे भूलना मत, प्रोफेसर फ्लिटविक ने कहा। हमेशा की तरह वो अपनी किताबों की ढेर पर बैठे थे। घुमाना और झटकना, याद रहेगा ना? घुमाना और झटकना, और जादुई शब्दों को सही तरह से बोलना भी महत्वपूर्ण है। बेरुफियो नाम के जादूगर को कभी मत भूलना, जिसमें एफ की बजाय एस कह दिया था, और नतीजा ये हुआ कि वो अगले ही पल जमीन पर पड़ा हुआ था और उसके सीने पर एक भैंसा खड़ा था। ये बहुत मुश्किल था। हैरी और सीमस ने घुमाया और झटका, परंतु जिस पंख को वो हवा में उठाने की कोशिश कर रहे थे वो टेबल पर ही पड़ा था। सीमस इतना बेचैन हो गया कि अपनी छड़ी से पंख को हिलाया और उस पर आग लगा दी। हैरी को अपनी हैट से आग बुझानी पड़ी। अगली टेबल पर रॉन की किस्मत बेहतर नहीं थी। विंगार्डियम लेवियोसा, वो चिल्लाया और अपनी लंबी बाहों को पवन चक्की की तरह हिला रहा था। तुम इसे गलत बोल रहे हो।
हरमाइनी रॉन को झड़क रही थी। ये विंगार्डियम लेवियोसा है, अपने गार को थोड़ा और लंबा करो। अच्छा, तुम में इतनी अकल है तो तुम खुद ही क्यों नहीं करती हो? रॉन गुर्राया। हरमाइनी ने अपने गाउन की बाहें चढ़ाई, छड़ी हिलाई और बोली, विंगार्डियम लेवियोसा। उसका पंख टेबल पर से उठा और उनके सिर से 4 फुट ऊपर हवा में झूलने लगा। ओह, बहुत बढ़िया, सब लोग देखो, मिस ग्रेंजर ने ये कर दिखाया, प्रोफेसर फ्लिटविक ने ताली बजाते हुए कहा। क्लास खत्म होने तक रॉन बहुत बुरे मूड में आ गया था। जब वे भीड़ भरे गलियारे में रास्ता बनाने की कोशिश कर रहे थे, कोई हैरानी नहीं कि उसे कोई सहन नहीं कर पाता। सच पूछो तो वो किसी बुरे सपने की तरह है। किसी ने पास गुजरते समय हैरी को धक्का दिया। ये हरमाइनी थी। हैरी ने उसके चेहरे की एक झलक देखी। वो हैरान हो गया। उसकी आंखों में आंसू भरे थे। मुझे लगता है उसने तुम्हारी बात सुन ली। तो रॉन ने कहा, परंतु वो थोड़ा परेशान दिख रहा था। उसे यह एहसास होना चाहिए कि उसका कोई दोस्त नहीं है। हरमाइनी अगली क्लास में नहीं आई। पूरी दोपहर कहीं नहीं दिखी। जब हैलोवीन की दावत के लिए हैरी और रॉन बड़े हॉल में जाने के लिए उतर रहे थे, तो पार्वती पाटिल और लेवेंडर की बातें उनके कानों में पड़ी। पार्वती लेवेंडर को बता रही थी कि हरमाइनी लड़कियों के बाथरूम में रो रही है और चाहती है कि उसे अकेला छोड़ दिया जाए। रॉन ये सुनकर अब और भी परेशान हो गया, परंतु वो एक ही पल बाद बड़े हॉल में पहुंचे जहां हैलोवीन की सजावट देखकर वो हरमाइनी को भूल गए। 1000 जिंदा चमगादड़ दीवारों और छत से फड़फड़ाते हुए आए, जबकि 1000 और काले चमगादड़ बादलों की तरह टेबलों के ऊपर मंडराते रहे, जिस वजह से कद्दुओं में रखी मोमबत्तियां हिल रही थीं। दावत अचानक सुनहरी प्लेटों में सामने आ गई, सत्र की शुरुआती दावत की तरह। हैरी ने अपनी प्लेट में एक भुना आलू रखा था कि तभी प्रोफेसर क्विरेल दौड़ते हुए हॉल में आए। उनकी पगड़ी अस्त व्यस्त थी। उनके चेहरे पर दहशत का भाव था। सबका ध्यान उन्हीं की तरफ था। वह प्रोफेसर डंबलडोर की कुर्सी के पास पहुंचे और टेबल पर हाथ टिकाकर कांपते हुए बोले, दैत्य तहखाने में घुस आया है, सोचा आपको बता देना चाहिए। फिर वे बेहोश होकर फर्श पर लुढ़क गए। हंगामा मच गया। सबको शांत करने के लिए प्रोफेसर डंबलडोर ने अपनी छड़ी से कई बैगनी पटाखे फोड़े। प्रीफेक्ट्स, वे गरजे, अपने अपने हाउस को तत्काल अपने कमरों में ले जाइए। पर्सी तुरंत सक्रिय हो गया। मेरे पीछे पीछे आओ, इकट्ठे रहो फर्स्ट ईयर। अगर तुम मेरे आदेशों का पालन करोगे तो दैत्य से डरने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे ठीक पीछे आओ, जल्दी, रास्ता छोड़िए, फर्स्ट ईयर के बच्चे आ रहे हैं। माफ कीजिए, मैं प्रीफेक्ट हूँ। दैत्य अंदर कैसे घुस सकता है? हैरी ने सीढ़ियां चढ़ते हुए पूछा। मुझे क्या पता, वैसे वे लोग सचमुच मूर्ख होते हैं। शायद पीव्स ने उसे अंदर घुसाकर हैलोवीन का मजाक किया हो, रॉन ने कहा। वे अलग अलग दिशाओं में तेजी से भागते हुए लोगों के कई समूहों के पास से गुजरे। जब वे मेहनतकश के परेशान हाल बच्चों की भीड़ के बीच से जा रहे थे, तभी हैरी ने अचानक रॉन का हाथ पकड़ लिया। हरमाइनी, उसे दैत्य के बारे में नहीं पता है। रॉन ने अपना होंठ काट लिया। अच्छा ठीक है, परंतु पर्सी की नजर से बच गए। नीचे झुकते हुए वे लोग मेहनतकश बच्चों में मिल गए जो दूसरी तरफ जा रहे थे। फिर वे एक सूने गलियारे में चल दिए और इसके बाद तेजी से लड़कियों की बाथरूम की तरफ बढ़ने लगे। वे अभी मुड़े ही थे कि तभी अपने पीछे से उन्हें तेजी से आ रहे कदमों की आहट सुनाई दी। पर्सी, रॉन फुसफुसाया। उसने हैरी को पत्थर के पीछे एक बड़े गरुड़ के पीछे खींच लिया। उन्होंने गरुड़ के पीछे से झांका कि पीछे आने वाला पर्सी नहीं बल्कि स्नैप था। वो गलियारे से गुजरा और उनकी नजरों से ओझल हो गया। ये यहाँ क्या कर रहा है? बाकी टीचर्स के साथ तहखाने में क्यों नहीं गए? हैरी बुदबुदाया। मुझे क्या पता। बिना कोई आवाज किए वे स्नैप के ओझल होते ही अगले गलियारे में आगे बढ़े। स्नैप तीसरी मंजिल की तरफ जा रहा था। हैरी ने कहा, परंतु रॉन ने अपना हाथ उठाया। क्या तुम्हें बदबू आ रही है? हैरी ने सांस खींची। उसकी नाक में तेज बदबू घुसी। पुराने मोजों और कभी साफ न होने वाले सार्वजनिक टॉयलेट की बदबू जैसे एक साथ आ रही हो। फिर उन्होंने आवाज सुनी, एक धीमी गुर्राहट और दैत्याकार कदमों की घिसटने की आहट। रॉन ने इशारा किया। बाईं तरफ की गलियारे के छोर पर कोई बड़ी सी चीज उनकी तरफ बढ़ रही थी। वे छुप गए। एक दैत्याकार चीज चांद की रोशनी के टुकड़े में उभरी। बहुत भयानक दृश्य था। 12 फुट ऊंचा, उसकी चमड़ी फीके ग्रेनाइट की तरह भूरी थी। उसका थुलथुल शरीर किसी खंभे की तरह था और
उस शरीर के ऊपर छोटा सा गंजा सिर किसी नारियल की तरह लगा हुआ था। उसके छोटे पैर किसी पेड़ के तने की तरह मोटे थे और पंजे सपाट और कांटेदार। उसके पास से बहुत बुरी बदबू आ रही थी। उसके हाथ में एक लकड़ी का मुद्गर था जो फर्श पर घिसट रहा था क्योंकि उसके हाथ बहुत लंबे थे। दैत्य एक दरवाजे के पास आकर रुका। उसने अंदर झांका, अपने लंबे कान हिलाए, छोटे से दिमाग में कुछ सोचा तो झुककर कमरे में घुस गया। चाबी दरवाजे में लगी हुई है, हैरी बुदबुदाया। हम इसे अंदर बंद कर सकते हैं। बहुत बढ़िया विचार है, रॉन ने घबराते हुए कहा। वे खुले दरवाजे की तरफ धीमे से बढ़े। उनके होठ सूख रहे थे। वे भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि दैत्य बाहर न निकले। एक लंबी छलांग लगाकर हैरी ने चाबी पकड़ी, दरवाजा बंद किया और ताला लगा दिया। अपनी सफलता से खुश होकर वे लोग गलियारे में वापस दौड़ने लगे, लेकिन मोड़ तक पहुंचे ही थे उन्होंने कुछ सुना जिसके कारण उनके दिल धक से रह गए। एक तेज डरी हुई चीख, और ये उसी कमरे से आ रही थी जिस पर उन्होंने ताला लगाया था। अरे नहीं, रॉन ने कहा। वो लड़कियों का बाथरूम था, हैरी बोला। हरमाइनी, दोनों ने एक साथ कहा। वे काम बिल्कुल नहीं करना चाहते थे पर उनके पास कोई विकल्प नहीं था। पलट कर भागे, फिर दरवाजे के पास पहुंचे। डर के कारण चाबी घुमाने में हड़बड़ी करते हुए हैरी ने दरवाजा खोला और वे लोग अंदर की तरफ दौड़ गए। हरमाइनी ग्रेंजर सामने वाली दीवार से टिकी खड़ी थी। ऐसा लग रहा था कि वो बेहोश होने वाली है। दैत्य उसकी तरफ बढ़ रहा था। चलते चलते दरवाजों से लगे वॉश बेसिन तोड़ता जा रहा था। इसका ध्यान हटाओ, हैरी ने बेचैन होकर रॉन से कहा और एक टोची पूरी ताकत से उठाकर दीवार पर फेंक दी। दैत्य हरमाइनी से कुछ फुट दूर रुक गया, चारों तरफ तकता रहा, मूर्खतापूर्ण ढंग से आंखें मिचमिचा रहा था ताकि देख सके कि आवाज कहां से आई। उसकी छोटी कुटिल आंखों ने हैरी को देख लिया। वो झिझका, फिर हरमाइनी की तरफ बढ़ने की बजाय वो हैरी की तरफ बढ़ा। चलते समय उसने अपना मुद्गर ऊपर की तरफ उठा लिया। अरे भोंदू कहीं के, रॉन कमरे के दूसरी तरफ से चीखा और उसने दैत्य पर धातु का पाइप उठाकर फेंक कर मारा। दैत्य को पता नहीं चला कि उसके कंधे से पाइप टकराया था, पर उसने चीख सुन ली और एक बार वो फिर रुक गया। उसने अपनी बदसूरत नाक रॉन की तरफ मोड़ी। इस बीच हैरी को पलटकर भागने का मौका मिला। चलो भागो भागो, हैरी ने हरमाइनी को खींचते हुए उसे दरवाजे की तरफ निकालने की कोशिश की, परंतु वो टस से मस न हुई। वो दीवार से टिकी हुई थी और दहशत के मारे उसका मुंह खुला हुआ था। चीखने चिल्लाने की आवाजों और उसकी गूंज से दैत्य पागल हो रहा था। वो एक बार फिर गरजा और रॉन की तरफ बढ़ने लगा जो अब सबसे पास में था, जिसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। फिर हैरी ने ऐसा किया जो बहुत ही बहादुरीपूर्ण था और मूर्खतापूर्ण भी। उसने दौड़ते हुए एक लंबी छलांग लगाई और दैत्य के पीछे की गर्दन पर लटकने में कामयाब हो गया। दैत्य को पता भी नहीं चला कि हैरी वहां लटका हुआ है, लेकिन दैत्य को भी तो कुछ पता चलेगा अगर आप उसकी नाक में एक लकड़ी डालें। दरअसल हैरी जब दैत्य पर कूदा तो उसकी छड़ी उसके हाथ में थी जो सीधे दैत्य के नाक में घुस गई। दर्द के मारे कराहते हुए दैत्य ने अपने मुद्गर को मोड़ा। हैरी अपनी जान हथेली पर लेकर दैत्य से लटका हुआ था। किसी भी पल दैत्य उसके टुकड़े कर सकता था या अपने मुद्गर से उसका कचूमर बना सकता था। हरमाइनी डर के मारे फर्श पर लुढ़क गई। रॉन ने अपनी छड़ी निकाली। उसे पता नहीं था कि वो क्या करने वाला था, परंतु उसके दिमाग में आया। उसने पहला मंत्र बोला, विंगार्डियम लेवियोसा। अचानक दैत्य के हाथ से मुद्गर छूटकर हवा में ऊपर, बहुत ऊपर उठता गया। फिर ये नीचे की तरफ मुड़ा और तेज धमाके के साथ अपने मालिक के सिर पर टकराया। दैत्य उसी जगह पर लहराया और फिर औंधे मुंह जमीन पर धड़ाम से गिर गया। उसके गिरने की आवाज से पूरा कमरा हिल गया। हैरी अपने पैरों पर खड़ा हो गया। वो थरथरा रहा था और हाँफ रहा था। रॉन अभी भी अपनी छड़ी ऊपर उठाए था और घूर कर देख रहा था कि उसने क्या कारनामा किया है। हरमाइनी सबसे पहले बोली, क्या ये मर गया? मुझे नहीं लगता है सिर्फ बेहोश हुआ है। वो झुका। उसने दैत्य की नाक से अपनी छड़ी निकाली जिसके चारों तरफ गोंद जैसा गंदा सा भूरा पदार्थ लगा था। उसने अपनी छड़ी दैत्य के कपड़ों से पूछी। अचानक दरवाजे खुलने और दौड़ने की आवाजें सुनकर उन तीनों ने ऊपर देखा। उन्हें यह एहसास नहीं था कि उनकी वजह से कितना हल्ला मच रहा था, परंतु जाहिर था कि नीचे की मंजिल पर किसी ने गिरने की आवाजें और दैत्य की गर्जना सुन ली थी। एक पल बाद प्रोफेसर मैगोनिकल तेजी से कमरे में आई। उनके ठीक पीछे स्नैप था और सबसे पीछे था क्विरल ने दैत्य की एक झलक देखी, एक धीमी सिसकी जैसी आवाज निकाली और अपने दिल पर हाथ रखकर टॉयलेट पर बैठ गया। स्नैप दैत्य के ऊपर झुका।
प्रोफेसर मैगोनिकल रॉन और हैरी की तरफ देख रही थी। हैरी ने उन्हें कभी इतने गुस्से में नहीं देखा। गुस्से के कारण उनके होंठ सफेद पड़ गए थे। गरुड़ द्वार के लिए 50 पॉइंट जीतने की आशाएं हैरी के दिमाग से तत्काल काफुर हो गई। तुम लोगों ने ये क्या सोचकर किया? प्रोफेसर मैगोनिकल ने अपनी आवाज में ठंडे आक्रोश के साथ कहा। हैरी ने रॉन की तरफ देखा जो अब भी अपनी छड़ी हवा में उठाए खड़ा था। तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि तुम मरे नहीं। तुम लोग अपने कमरे में क्यों नहीं गए? उसने अपने हैरी पर सरसराती पैनी निगाह डाली। फर्श की तरफ देखने लगा। वो सोच रहा था काश रॉन अपनी छड़ी नीचे झुका ले। फिर छायाओं के बीच एक छोटी सी आवाज आई, प्लीज प्रोफेसर मैगोनिकल, ये लोग मुझे ढूंढ रहे थे। मिस ग्रेंजर? हरमाइनी अपने पैरों पर खड़े होने में सफल हो गई। मैं दैत्य को ढूंढने गई थी। मैंने सोचा था कि मैं उसे अकेले निपट सकती हूँ क्योंकि मैंने दैत्यों के बारे में काफी कुछ पढ़ा है। रॉन के हाथ से छड़ी छूट गई। हरमाइनी ग्रेंजर और टीचर के सामने सफेद झूठ। अगर इन्होंने मुझे नहीं ढूंढा होता तो मैं अब तक मर चुकी होती। हैरी ने उस दैत्य की नाक में अपनी छड़ी घुसा दी और रॉन ने उसी के मुकद्दर से उसे बेहोश कर दिया। इनके पास इतना समय नहीं था कि ये किसी और को ढूंढते या उसकी मदद लेते। ये लोग जब यहाँ आए तो दैत्य बस मुझे मारने वाला था। हैरी और रॉन ने इस तरह दिखने की कोशिश की जैसे उनके लिए कोई नई बात न हो। इस स्थिति में प्रोफेसर मैगोनिकल ने उनकी तरफ घूरते हुए कहा, मिस ग्रेंजर, मूर्ख लड़की, तुमने ये कैसे सोचा कि तुम दैत्य से अकेले निपट सकती हो? हरमाइनी ने अपना सिर झुका लिया। हैरी के पास शब्द नहीं थे। हरमाइनी नियमों के खिलाफ कभी कुछ नहीं करती थी और यहाँ वही उन्हें मुसीबत से निकालने के लिए नाटक कर रही थी। ये तो वैसी ही बात हो गई जैसे स्नैप अचानक मिठाइयाँ बांटने लगे। मिस ग्रेंजर, इसके लिए गरुड़ द्वार के 5 पॉइंट काटे जाएंगे, प्रोफेसर मैगोनिकल ने कहा। मैं तुमसे बहुत निराश हूँ। अगर तुम्हें चोट न आई हो तो बेहतर है कि तुम सीधे गरुड़ द्वार टावर में चली जाओ। विद्यार्थी अपने अपने हाउस में दावत के पकवान खा रहे हैं। हरमाइनी चली गई। प्रोफेसर मैगोनिकल हैरी और रॉन की तरफ मुड़ी, तो मैं अब भी यही कहूँगी कि तुम लोगों की किस्मत अच्छी है, परंतु फर्स्ट ईयर के ऐसे बहुत कम विद्यार्थी हैं जो किसी बड़े दैत्य से मुकाबला कर सकते हैं। तुम दोनों ने गरुड़ द्वार के लिए 5-5 पॉइंट जीते हैं। प्रोफेसर डम्बलडोर को इसकी जानकारी दे दी जाएगी। अब तुम लोग जा सकते हो। वे दोनों तेजी से कमरे के बाहर चले गए। बोले कुछ नहीं जब तक कि 2 मंजिल ऊपर नहीं पहुंच गए। दूसरी बातों को छोड़ भी दें तो भी दैत्य की बदबू से दूर आना अपने आप में राहत था। हमें 10 पॉइंट से ज़्यादा मिलना चाहिए था, रॉन ने शिकायत की। तुम्हारा मतलब है 5 पॉइंट से ज़्यादा, क्योंकि 5 तो हरमाइनी के कारण कम हो गए। ये उसने अच्छा किया कि हमें मुसीबत से बचाया, रॉन ने कहा। ख्याल रहे हमने उसे बचाया था। अगर हमने दैत्य को उसके साथ ताले में नहीं बंद किया होता तो उसे बचाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हैरी ने याद दिलाया। वे मोटी औरत की तस्वीर के सामने पहुंच गए। बिग स्नाउट, उन्होंने कहा और अंदर घुस गए। हॉल भरा हुआ था। काफ़ी हो हल्ला हो रहा था। हर कोई पकवान खाने में जुटा था जो उनके लिए ऊपर भेजे गए थे। बहरहाल हरमाइनी दरवाजे के पास अकेली खड़ी उनका इंतजार कर रही थी। बहुत देर तक कुछ अजीब सी खामोशी थी। फिर उन तीनों ने एक दूसरे की तरफ बिना देखे धन्यवाद कहा और वे अपनी प्लेटें उठाने के लिए तेजी से चले गए। उसी पल से हरमाइनी उनकी दोस्त बन गई। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें एक साथ करने के बाद आप एक दूसरे को पसंद किए बिना नहीं रह सकते। 12 फुट के दैत्य को बेहोश करना उनमें से एक है।